Hello dear students, welcome to Exambia. We are going to discuss the syllabus of English for X and Y group. तो X and Y ग्रुप की वैकेंसी आ गई है और उम्मीद है आप जवान बनने के लिए तैयार होंगे। तो आपको सेना में जवान बनाने के लिए जो आपकी तैयारी है, जो आपकी आकांक्षा इच्छा है, उसमें हमारा जो सहयोग है वो ये है कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ने जा रहे हैं एक्स वाई ग्रुप के लिए, तो बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन यू मस्ट नो व्हाट शुड बी स्टडीड। ठीक, मैटर, कंटेंट मैटर, व्हाट शुड बी स्टडीड। इफ यू आर गोइंग, इफ यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी एंड हियर एंड देयर, तो यू आर डिवाइवेटिंग योर पाथ। आप अपने पाथ से विचलित मत होइए। बात यह होती है कि एनर्जी हर किसी की एक लिमिटेड मात्रा में होती है। आपके पास भी उतनी ही एनर्जी है, उतना ही टाइम है। तो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए, इसके लिए आप सिलेबस को डिस्कस कर लीजिए, सिलेबस को देख लीजिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अंग्रेजी बहुत ज्यादा है, समुद्र है, मंथन करोगे तो बहुत मंथन करने के बाद 14 रत्न निकलेंगे। तो हमारी कोशिश आज की ये है कि आप 14वां रत्न अमृत ना निकाल करके पहला ही रत्न अमृत निकाल लें। ठीक है, तो ऐसा मंथन करते हैं कि पहला ही रत्न अमृत निकल आए, अब 14वें का इंतजार मत करो और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो एक्स वाई ग्रुप में इंग्लिश का जो सिलेबस हम लोगों को डिस्कस करना है, तो इंग्लिश का सिलेबस ये जरूरी होती है ना, तैयारी के पहले अगर आप प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक, सिलेक्शन के पहले प्रिपरेशन मेन माइंड होती है ना। बात वही कहा जाता है ना कि सब्जी उतनी अच्छी होगी जितना बढ़िया इंग्रेडिएंट होगा, मसाला जितना रेशियो में होगा। तो एकदम वही खाने पीने की चीजें समझ लीजिए, जितने अच्छे रेशियो में मसाला डालेंगे उतनी ही बढ़िया सब्जी होगी। जरूरी नहीं कि आप तेल झोंक देंगे तो सब्जी वो टेस्टी हो जाएगी, क्या बिल्कुल नहीं होगी। तो एक चीज, आपका वर्ब बहुत अच्छी हो गई, क्वेश्चन तो उतने ही आने हैं, तो वर्ब आप तैयार कर लेंगे बहुत अच्छे से, तो आर्टिकल का क्वेश्चन थोड़े से ही हो जाएगा। तो डिस्कस ये करना है कि कहाँ से हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक, चलिए तो एक व्यू, एक नजर डालते हैं आपके सिलेबस पर और हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला, इसके 3, 4, 5 भाग होंगे। पहला भाग जो होगा आपके क्वेश्चन का, इंग्लिश का पेपर का, वो होगा एक शॉर्ट पैसेज पूछा जाता है। पैसेज के पहले मैंने एक शॉर्ट लिख दिया, क्यों अंडरलाइन भी कर दिया है। अ शॉर्ट पैसेज मतलब ये हुआ कि इस पैसेज से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए कहा मैंने शॉर्ट पैसेज। 10 क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है, छोटा सा पैसेज होगा, 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, 4 क्वेश्चंस का ये पैसेज है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं। एक पैसेज में से जो क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, देखिए क्वेश्चंस में एक होगा टू टेस्ट योर कॉम्प्रिहेंशन। इस क्वेश्चन में क्या चेक करेंगे, आपका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ, आपको एक पैसेज पढ़ने को दिया जाएगा, पैसेज पढ़ने के बाद आपसे पूछे गए प्रश्नों का जवाब आप दे देते हैं तो आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब रीडिंग नहीं है, आपने पैसेज पढ़ डाला, आपने कहा कि हाँ हमने तो पैसेज पढ़ लिया। अब जब पूछा जाएगा उससे क्वेश्चन, आप उसका जवाब दे लेते हैं कि नहीं दे लेते हैं, तब माना जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। बात पढ़ने की नहीं है, बात समझने की है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ चेक करने के लिए 2 क्वेश्चन के करीब पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्फरेंस का। इन्फरेंस का मतलब क्या हुआ, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष निकाला जाता है। पूछा यह जाता है कि पैसेज के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही होगी। शब्द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट इन्फरेंस ऑन द बिहाफ ऑफ पैसेज। पैसेज के बिहाफ पे कौन सा इन्फरेंस करेक्ट है। तो लगेगा चारों थोड़ा सा ही लफ्ज लगेगा। एक्चुअली इन्फरेंस में आपको बताएं A, B, C और D 4 ऑप्शन होंगे। मान लीजिए उस पैसेज में 4-5 बातें कही गई हैं। जो 5 बातें कही गई हैं, 5 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं और आपके पास ये 4 ऑप्शन होंगे। इसमें पॉइंट 1 डिस्कस कर दिया, पॉइंट 1 का इन्फरेंस दे दिया, इसमें पॉइंट 2 का इन्फरेंस दे दिया, इसमें पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 का दे दिया और इसमें पॉइंट 3 का दे दिया। तो जब पॉइंट 3 दूसरी वाली बात का निष्कर्ष देंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन लगेगा, ठीक हाँ ये बात तो पैसेज में की गई है।
जब ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पहले ये लाइन ये बात पैसेज में की तो गई है। तो बातें चारों पैसेज में की गई होती हैं, लेकिन इन्फरेंस कौन सा होगा? इन्फरेंस होगा जो ओवरऑल पैसेज का होगा। ठीक, बात समझ रहे हैं? तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? आंसर होगा सी। क्यों? बात ए वाली भी तो सही है, बात बी वाली भी तो सही है, बात डी वाली भी तो सही है। बातें आपको चार की चारों पैसेज में मिलेंगी, चारों बातें आपको लगेगा कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन आंसर करेक्ट कौन सा होगा? आंसर करेक्ट होगा जो पूरे पैसेज पर बेस्ड होगा। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? जो पूरे पैसेज पर बेस्ड इंफरेंस होगा दैट इज करेक्ट, वही माना जाएगा, वरना बातें सब में आएंगी। ठीक, चलिए, तो दूर के रिश्तेदार नहीं, करीब के रिश्तेदार। रिश्तेदारी में भी आप इस बात को समझे रहिएगा। एक चीज होती है इसमें, वर्बल एबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चंस क्या होंगे? टू टेस्ट क्या? आपकी कॉम्प्रिहेंशन चेक हो गई, आपका इन्फरेंस चेक हो गया, मतलब रीजनिंग, आपकी लॉजिक, और एक वर्बल एबिलिटी भी चेक होती है। वर्बल एबिलिटी क्या होती है? वर्बल एबिलिटी को सीधा सा नाम दे हम लोगों की अपनी भाषा में, तो इसको कह सकते हो वोकैब, ठीक है ना? वर्बल एबिलिटी मतलब क्या हुआ? वोकैब। वोकैब में उसी पैसेज में कोई एक वर्ड अंडरलाइन किया गया होगा, अंडरलाइन वर्ड का या तो एंटोनियम पूछेंगे, सिनोनियम पूछेंगे, या एक सेंटेंस अंडरलाइन करके उसका वन वर्ड पूछ लेंगे, या कोई इडियम फ्रेज हो सकता है उसका मतलब पूछ लेंगे। तो वर्बल एबिलिटी यहीं से आ जाएगी। ठीक है, तो समझ गए? तो पैसेज से किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं? मतलब पैसेज तो आप बचपन से करते चले आ रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि आप जो बचपन से पैसेज करते चले आ रहे हैं आदत पड़ी है वही नहीं है। पैसेज का मतलब हुआ डिस्कशन, सिलेबस डिस्कशन का ये मतलब होता है ना कि कहां से क्या पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा। पैसेज से 4 क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन वोकैब का भी हो सकता है, रीजनिंग इन्फरेंस लगाने का भी हो सकता है, और 2 क्वेश्चन होंगे आपके क्वेश्चन के आंसर, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होगी, कॉम्प्रिहेंशन चेक होगा। ठीक, इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक, इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या होगा? ठीक है, सस्पेंस का विषय है। 10 सेकेंड रुको, बता रहे हैं, ठीक है ना? तो घूंघट इतनी जल्दी नहीं उठाया जाता, कुछ तो सस्पेंस बनाओ। घूंघट जब देर में उठता है ना तो वो आनंद कुछ और ही होता है। चलिए, ग्रामर में 2 भाग होंगे, ठीक, ध्यान रखना। ग्रामर में 2 भाग होंगे, एक कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एक ग्रामर का जो दूसरा वाला हिस्सा है हमारा पार्ट 2, क्वेश्चन का पार्ट 2, ग्रामर का पहला पार्ट और ग्रामर का दूसरा पार्ट। अब कौन सी लॉजिक इसके पीछे काम करती है ये तो यूपीएससी वाले ही जाने, पता नहीं क्यों 2 भाग में कर दिया इन्होंने ग्रामर को। खैर, हमको क्या लेना देना, उन्होंने 2 भाग में करे, चाहे 4 भाग में करे, चाहे 8 भाग में कर दें, पढ़ना है ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर 1 में पहला जो इन्होंने सेगमेंट रखा है वो है रखा सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब कंकार्ड। कंकार्ड दूसरे वर्ड में आपने पढ़ रखा होगा इसी को सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यह हुआ कि आप ये समझ लीजिए ना कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है? दूल्हा, ठीक, हस्बैंड मानिए इनको, और वर्ब क्या है? दुल्हन। ठीक, तो ये कौन है? पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम। अब इनकी कुंडली मिलानी है। क्या मिलाना है? कुंडली। 36 के 36 गुण बैठाने हैं, हालांकि 36 गुण मिलते नहीं है किसी के। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, ये एक तरह से वही जिसको कहते हैं ना दूल्हा दुल्हन की कुंडली मिलाना, वर वधू की कुंडली मिलाना, तो बस वही आपको सही से कुंडली मिलाना आता है। अब हम ये पंडित जी वाली कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजी वाली ये कुंडली है। तो अगर एक सही से कुंडली मिलाना आता है तो आप सब्जेक्ट वर्ब कंकार्ड कर लेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब कंकार्ड समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुंडली मिलाने के पहले दोनों की जन्म पत्री देखी जाती है ना, इनकी कुछ विशेषताएं और इनके कुछ फीचर्स मैच करेंगे, तब तो आपको पता चलेगा सब्जेक्ट वर्ब कंकार्ड क्या है। तो इसमें होता क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाई जाती है।
ठीक है, मतलब ऐसे कह सकते हो कि मोटे पति को मोटी दुल्हन और पतले पति को पतली दुल्हन, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं। कभी कभी पतले दुल्हन दूल्हे को मोटी दुल्हन भी मिल जाती है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ग्रामर के रूल में तो यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगी होती है। एक कंडीशन ऐसी है, वो मैं बताऊंगा, पढ़ाते समय बताऊंगा। तो वही है कब पतले पति को मोटी दुल्हन मिल जाएगी। अब ये होगा कैसे? अगर आप पहचान पाए कि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है या नहीं है, कैसे पता चलेगा आपको कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या नहीं है? मान लीजिए हमने यहां लिख दिया कैटल, या एक दूसरा वर्ड, ये तो आप लोग जानते हैं, कुछ ऐसा दें जो आप जानते नहीं होंगे। वर्मिन, ठीक है, एक वर्ड है वर्मिन। वर्मिन के बाद यहां पे लिखा डैश डिस्ट्रॉयड द एंटायर क्रॉप, डिस्ट्रॉयड द एंटायर क्रॉप, ये लिखा। अब आपको ऑप्शन में दे दिया इज डिस्ट्रॉयड, हैज डिस्ट्रॉयड, हैव डिस्ट्रॉयड या विल डिस्ट्रॉयड, 4 ऑप्शन मिला, ठीक। तो आप कुंडली कैसे मिलाएंगे? ये आपकी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब लगी है ये, और ये सब्जेक्ट हो गया। तो अगर आप दूल्हे की कुंडली नहीं देखेंगे, दूल्हे की जन्म पत्र नहीं देखेंगे, तो कुंडली कैसे मिलेगी भाई, बताइए। तो आप ये पता लगाना बाकी रह गया कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तभी तो हम वर्ब लगा पाएंगे। क्योंकि यहाँ ऑप्शन में तो सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है और ये कॉमन भी है, विल तो कॉमन है सबके साथ। तो सिंगुलर एंड प्लूरल एंड कॉमन में क्या लगाया जाए, तो डिपेंड इस पर करता है कि वर्मिन क्या है। वर्मिन एक्चुअली सिंगुलर नहीं प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्मिन एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके लिए वर्ब क्या लगानी होगी, प्लूरल। तो यही जो हैज तो गया काम से, बचा आपका हैव और विल, ठीक। अब यहाँ वर्ब लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विल लगेगा नहीं, कहानी खत्म हो गई। क्या लगाना है आपको, यहाँ लगाना है हैव। ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब कंकार्ड। ऐसे ही, मतलब ये एक ही नहीं है, ऐसे ही 50 रूल हैं जिनमें कैसे पता करें कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैसे पता लगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है, कैसी वर्ब उसके साथ लगानी है। दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्जेक्ट और बाइफरकेटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तो और कभी कभी ये होता है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव कैसा लगा है, दो को जोड़ने के लिए कंजंक्शन कैसा लगा था, बहुत सारी चीजें हैं जो सब्जेक्ट को डिटरमिन करती हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये लेटर ऑन वी विल डिस्कस, बाद में डिस्कस किया जाएगा इन सब चीजों को। तो एक चीज हो गई दूसरे सेगमेंट में ग्रामर का पहला, ठीक। अब दूसरा है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इन्होंने वर्ब को पहले रखा है, न जाने क्यों दूसरे वाले भाग से। बाकी सारे पार्ट ऑफ स्पीच दूसरे भाग में, तीसरे भाग में है, और वर्ब को पहले में कर दिया। तो वर्ब से 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक पूछा जा रहा है वर्ब की फॉर्म, ठीक। एक पूछा जा रहा है क्या, वर्ब की फॉर्म पूछी जा रही है। दूसरा क्या पूछा जा रहा है, वर्ब से एरर पूछा जा रहा है, ठीक है। वर्ब की फॉर्म और एरर इन द यूज ऑफ वर्ब, एरर इन द यूज ऑफ वर्ब, ये 2 क्वेश्चन वर्ब से आ गए, ठीक है। और तीसरा सेगमेंट क्या है, टेंस का है। तीसरा सेगमेंट जो है पहले वाले में वो है टेंस का। टेंस से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भैया, देखो टेंस से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 तरह के हैं। एक तो सीक्वेंस ऑफ टेंस है, एक सेंटेंस में मान लीजिए 2-3 सेंटेंस लगे हुए हैं या 2-3 वर्ब लगी हैं, तो उसमें पहला वर्ब किस टेंस में होगा, दूसरी वर्ब किस टेंस में होगी, तीसरी वर्ब किस टेंस में होगी। मान लीजिए जैसे आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया, कोई सेंटेंस है आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाए हैं, तो अब जैसे रिपोर्टिंग प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड किसी भी टेंस में हो सकता है, तब तो कोई शर्त नहीं होती। रिपोर्टिंग प्रेजेंट रिपोर्टेड पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। लेकिन रिपोर्टिंग पास्ट में है, जैसे मेन सेंटेंस जो मेन क्लास है, अगर वो पास्ट में है तो वो पास्ट में है तो वो सबको कंट्रोल करेगा। वो बहुमत का वही क्या कहते हैं, रूल ऑफ मेजॉरिटी। 2 वर्ब पास्ट में है तो एक तो प्रेजेंट में नहीं रहेगी, वो भी पास्ट में चली जाएगी, ठीक है ना। तो वो ऐसे होता है। तो जब आपके सामने जो सेंटेंस दिया गया हो, अगर उसकी मेन क्लास पास्ट टेंस में हो, तो जो एसोसिएटेड क्लास होंगे उसका सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लास जो भी होगा उसकी भी वर्ब पास्ट में हो जाएगी। तो ये बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो टेंस का ऑर्डर है वो वही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल पर ज्यादा बेस्ड है, ठीक है। वो एक समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पे हो जाते हैं। तो एक ये हो गया सीक्वेंस ऑफ टेंस। दूसरा क्या हो जाता है कि जो टेंस से रिलेटेड एरर्स होती हैं, करेक्ट यूज ऑफ टेंस, कभी कभी उसका क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक, एरर्स इन द यूज ऑफ टेंस, एरर्स इन द यूज ऑफ टेंस। अच्छा, इन्होंने दो हिस्से में कर दिया इसको, जबकि जब सीक्वेंस ऑफ टेंस और एरर इन द यूज ऑफ टेंस, क्या दो चीजें हो गई? ये तो वही बात ना होगी। एक मतलब लड़के को बाबा ने पुकारा वीरेंद्र और पापा ने पुकारा विक्की, तो बात तो एक ही है, नाम तो एक ही है, लिख दिया दो हिस्से में है। सीक्वेंस और एरर दोनों एक ही बात है। सेंटेंस सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, एरर हो गई, है तो इतना ही, नाम दो रख दिया उर्फ करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कंफ्यूज करने दो। आखिर हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो यहाँ खड़े हैं। आप लोग परेशान हो जाओगे यार, सीक्वेंस ऑफ एरर क्या है और टेंस की एरर क्या है? दोनों बातें एक ही हैं, ठीक। बाहर का नाम वीरेंद्र और घर का नाम विक्की, ठीक है। चलिए, अब इस वाले भाग में और क्या रह गया है, ठीक है, ग्रामर के पहले पार्ट में, ठीक, और पेपर के दूसरे पार्ट में, ठीक। और क्या रह गया है? ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन रह गए हैं। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आज मैं शर्ट पहन के आया हूं पढ़ाने के लिए, तो मेरी जैसी आवाज है, मेरी जैसी राइटिंग है, मुझे जो पसंद है, अगर मैं धोती कुर्ता पहन लूं तो क्या मुझमें कुछ चेंज नहीं रहेगा? सब कुछ तो यही रहेगा। ऊपर से हमारा गेटअप बदल गया, अंदर की क्वालिटी तो वही रहेगी ना। पसंद ना पसंद, फीलिंग्स, भावनाएं, राइटिंग, नॉलेज, सब कुछ तो नहीं रहेगा। धोती कुर्ता पहनने पर मेरी नॉलेज बदल जाएगी या चेंज हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता। लड्डू गोल गोल होता है ना, गोल लड्डू होता है, अगर उसको चिपटा करके पेड़े जैसी साइज दे दें तो क्या वो पेड़े का टेस्ट देने लगेगा? बिल्कुल नहीं देगा। या पेड़े को गोल कर दें तो क्या वो लड्डू ज्यादा टेस्ट देगा? नहीं देगा। उसमें जो इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो टेस्ट देगा। तो बस वही चीज हो गई कि जीन्स वाली लड़की साड़ी पहन ली, ये साड़ी वाली लड़की जीन्स पहन ली, पैंट शर्ट वाला लड़का धोती कुर्ता पहन लिया, बस इतना ही से फर्क पड़ता है और कुछ नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन यही इतनी सी चीज है। मतलब ये हुआ कि आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल देंगे, आप उसकी मीनिंग को नहीं छोड़ेंगे, ठीक। सेंटेंस को चेंज करना है, मीनिंग को छेड़े बिना स्ट्रक्चर को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बस खाली इतना होता है। तो क्या क्या इसमें चेंज किया जाता है? तो होता यह है पहला कि इसमें सिंपल सेंटेंस को, ठीक, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में बदलने को कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में बदलने को कह सकते हैं। एक बात तो ये हो गई, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में। या फिर जो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है उसको निगेटिव या इंट्रोगेटिव में बनाने को दे सकते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये लगाया, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने को दे सकते हैं, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने को दे दिया। और एडजेक्टिव की डिग्री चेंज करने, मतलब पॉजिटिव डिग्री है उसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने को दे दिया, सुपरलेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने को दे दिया। तो ये सारी चीजें होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। मतलब क्या हुआ कि चेंज इन द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, चेंज इन द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्रियां होती हैं। तो तीनों डिग्रीज में उनको आपस में इंटरचेंज, मतलब यू में बी आस्क्ड चेंजिंग पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री इनटू सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव और सुपरलेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव और कंपैरेटिव, ठीक है। तो इन तीनों में आपस में इंटरचेंज होता रहेगा। अब कौन सा होगा ये आपको ना पता है ना मुझे पता है कि वो पूछेंगे क्या, ठीक है। तो ये हुआ ग्रामर का पहला वाला सेगमेंट। अब देखो ग्रामर के दूसरे वाले सेगमेंट में क्या पूछा जाता है, ठीक है। आइए, तो हम इसको कर दिए पार्ट 3 और ग्रामर का 2, ठीक। ग्रामर के दूसरा पार्ट है ये, और आपके पूरे पेपर का, इंग्लिश के पेपर का तीसरा पार्ट है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? ये पूछ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन किससे हो रहा है ज्यादा? ये हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि आप सफिक्स या प्रीफिक्स लगा करके नए नए शब्द कैसे बना सकते हो। अब इसमें भी बनाना क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि नाउन से एडजेक्टिव बनाना है आपको, नाउन से क्या बनाना है? एडजेक्टिव बनाना है, ठीक है। अब या फिर ये पूछ सकते हैं नाउन से एडजेक्टिव हो गया, या नाउन से वर्ब होगी बनाने को। नाउन से 2 चीजें बनेगी, एडजेक्टिव या फिर वर्ब बना देंगे, ठीक है ना। अब वर्ब से क्या बना देंगे? एक वाला ये हो गया, वर्ब से नाउन बनाना है,
और वर्ब से एडजेक्टिव भी बनानी है। ठीक, क्वेश्चन इस तरह पूछेंगे कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाया जाएगा, कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सेंटेंस लिखा प्राइस, एक वर्ड लिखा प्राइस। प्राइस माने क्या होता है, कीमत। अब प्राइस इसी को एडजेक्टिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, ये आप हटाइए, देखिए नहीं बना दे रहा हूं, नीचे आई का ई हो जाएगा। अब ये सब बेसिक मामूली चेंजेस हैं। ये बना प्रीसियस, तो प्राइस क्या था, नाउन। प्रीसियस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कैसे बना, ये आप थोड़े बताएंगे, ये तो बताएंगे क्लास में। ये मत सोचो कि हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो सब यही बता देना नाउन से एडजेक्टिव कैसे बना, इतने चालाक न बनो। ठीक, चलिए। तो नाउन से एडजेक्टिव ऐसे बना। नाउन से वर्ब कैसे बना, तो नाउन से वर्ब कैसे बनाएंगे, एक चीज बता दे रहा हूं बस, इसमें फाइल लगा दिया। जैसे मान लीजिए लिखा है ब्यूटी, ठीक, सब कुछ जानते होगे ना, इसकी मीनिंग तो बताने की जरूरत नहीं है। ब्यूटी को जब वर्ब बनाएंगे तो क्या करेंगे, वाई हटाओ, इसको क्या कर दिया, ब्यूटीफाई, वर्ब बन गई। और भी कुछ तरीके हैं लेकिन सब आज ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही वर्ब से नाउन बनाना है, तो वर्ब से नाउन बनाना है तो अब जैसे मान लीजिए कहीं लिख लिया है अलाउ, अलाउ एक वर्ब है, इसमें हमने ANCE लगा दिया, अलाउंस हो गया, बन गया नाउन। इतनी वर्ब है, ये जोड़ दिया तो नाउन बन गया। ऐसे ही वर्ब से एडजेक्टिव बन जाती है, बहुत सारी हैं। जैसे एक तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दो, एडजेक्टिव बन जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, ये एडजेक्टिव बन गया, दो तो यही एडजेक्टिव हो जाती है, ठीक है। कुछ और भी वर्ब हैं जैसे एडजेक्टिव बन जाती हैं, जैसे इसमें वर्थ के साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ दो। जैसे वर्थ लिखा, वर्थ के बाद हम लिव में लिविंग कर दिए, वर्थ लिविंग का मतलब क्या हो गया, ये रहने योग्य, देखो वर्ब से एडजेक्टिव बन गया ना। चलिए, ऐसे कुछ और भी तरीके हैं लेकिन सारे आज ही नहीं, अभी नहीं। तो नाउन से एडजेक्टिव बना लिया, एडजेक्टिव वर्ब, और वर्ब से नाउन एडजेक्टिव बना लिया। अब एडजेक्टिव से एडवर्ब, ठीक, और क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जनरली LY लगा दिया तो एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाता है। तो ठीक, ये सारी चीजें होती है। इतने में आपस में इंटरचेंज हुआ, किसका हुआ, नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, ये साइकिल हो गई। तो चाहे नाउन से वर्ब बना ले, चाहे नाउन से एडजेक्टिव बना ले, नाउन से एडवर्ब डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक। अब वर्ब से क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, वर्ब से एडवर्ब नहीं बनेगा, वर्ब से एडवर्ब नहीं बनेगा, वर्ब से क्या बना, ये एडजेक्टिव बन गया, ठीक। एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाएगा, एडजेक्टिव से नाउन बन जाएगा, एडजेक्टिव से वर्ब भी बन जाती है, ये तीनों हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। अब इसके अलावा और क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा डिटर्मिनर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग। डिटर्मिनर्स में क्या होता है, जैसे आपको कहीं लगाना है तो फ्यू लगाना है कि लिटिल लगाना है, एक कंफ्यूजन ये होता है, ठीक है। फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस होगा, या फिर फ्यू आ फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। कितने तो यही धराशायी हो जाते हैं फ्यू आ फ्यू द फ्यू लगाने में, जो वहां नहीं धराशायी होंगे तो फ्यू और लिटिल में धराशायी हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। जैसे सम लगाना है आपको कि एनी लगाना है आपको, यही एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि हम सम लगाएं कि एनी लगाएं। और एक चीज याद रखिएगा, डिफेंस के एग्जाम में डिटर्मिनर्स से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। डिटर्मिनर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब आई बात इसके अलावा जो पूछी जा रही है ग्रामर के पार्ट 2 में, वो है प्रीपोजिशंस। कोई एग्जाम नहीं है मुझे लगता है इंडिया का जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है और प्रीपोजिशंस ना पूछे जाते हों, ठीक है, समझ गए ना। तो प्रीपोजिशन मसाले की हल्दी है, दुनिया की कोई मसाला तैयार करो हल्दी जरूर पड़ेगी, ये आप समझ लीजिए। तो प्रीपोजिशन वो ग्रामर की वो चीज है, हिंदी में कारक कहते हैं, बिना कारक की कोई सेंटेंस बनता ही नहीं। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको पढ़े बिना कैसे काम चलेगा। तो प्रीपोजिशन में आप पढ़ के आ रहे हैं, 3 चीजें होंगी, एक तो फ्री यूज ऑफ प्रीपोजिशन होगा, दूसरा फिक्स्ड यूज ऑफ प्रीपोजिशन होगा, और एक फ्रेजल होता है, ठीक है। तो ये 3 तरह से यूज होगा इसका। फिक्स्ड यूज क्या होता है, वही एक आदमी सर पे बक्सा लिए चला आ रहा था तो क्या हो गया, सर पे बक्सा लिया है, ये सरफेस हो गई और ये सरफेस पे टच करती हुई कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, इस पर ये रख दिया हमने,
तो ये क्या हो गया, सरफेस को टच करता हुआ होगा ऑन। ठीक है, हम अपने सर पे ये रख दे रहे हैं मार्कर, देखो ये रुक जाओ भाई, हाँ ठीक है ये रुक गया। तो ये क्या होगा, मार्कर हमने सर पे ले रखा, तो ये ऑन हो गया कि नहीं हो गया, और टच ना करता तो क्या हो जाता, ओवर हो जाता। बस इतनी सी बात है। तो एक ऐसे होते हैं फ्री यूज वाले, और फिक्स्ड यूज वाले क्या होते हैं। फिक्स्ड यूज वाले में जैसे हम कहें, अब अंदाजा लगाइएगा, लिखा ही हैज इनवाइटेड मी, डैश आगे लिखा डिनर। ठीक है, ही हैज इनवाइटेड मी डैश डिनर। अब पहला ऑप्शन है फॉर, दूसरा ऑप्शन है ऑन, तीसरा ऑप्शन है टू, चौथा ऑप्शन है एट। क्या लगाएंगे, अगर इसका हिंदी बनाएंगे तो गई भैंस, समझ गए, गई भैंस डैश डैश डैश, समझदार हो। तो ही इनवाइटेड मी, अगर ये निकाला कि उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है तो फॉर लगा दोगे, डिनर पर इनवाइट किया है तो ऑन लगा दोगे, दोनों में से कोई नहीं लगेगा, ना फॉर ना ऑन, जो आप सोच रहे थे वो लगा नहीं, लगेगा क्या एक्चुअली टू। इसे कहते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। इनवाइट के बाद अगर ब्रेकफास्ट या मतलब कोई भी नेम ऑफ मील हो, टी हो, कॉफी हो, इन सब की चीजें हैं, तो उसके लिए क्या लगता है, टू लगता है। ठीक है, और ऐसे ही फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल यूज क्या रहता है, तब ये चाहे वर्ब में पूछे चाहे प्रीपोजिशन में पूछे फ्रेजल। ठीक, तो अब देखिए फ्रेजल क्या होगा, एक झलक एक नजर डालिए। जैसे हमारे पास एक वर्ब है लुक, लुक का मतलब क्या होता है, देखना या दिखना। ठीक है, एक्शन में है देखना, विशेषता बताएंगे तो दिखना या लगना। अगर हम इसी लुक के बाद फॉर लगा दें तो मतलब क्या होता है पता है, सर्च करना, ढूंढना। और लुक के बाद इनटू लगा दे तो मीनिंग क्या हो जाएगी, इन्वेस्टिगेट करना हो जाएगा। लुक के बाद आफ्टर लगा दिए तो मीनिंग क्या हो जाती है, किसी की देखभाल करना, केयर करना। लुक के बाद अप कर लगा दे तो इसका मतलब होता है ग्रो करना, जिसे बिजनेस वगैरह होता है ना, ग्रो कर रहा है तो लुक अप हो जाएगा। डाउन लगा दूंगा तो बिजनेस वगैरह, जैसे कोरोना में सबका बिजनेस ठप डाउन हुआ तो क्या हो गया, लुकिंग डाउन हो जाता है। ठीक है, एंड सो ऑन, एक नहीं है, ऐसे 10 यूज हैं इसके बाद प्रीपोजिशन के। और मान लीजिए इसके बाद एक सेंटेंस दिया होगा कि रिटायर्ड जज विल लुक डैश दिस स्कैम, रिटायर्ड जज विल लुक डैश दिस स्कैम। एक रिटायर्ड जज इस स्कैम में डैश करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, रिटायर्ड जज इस घोटाले में क्या करेंगे, घोटाले में क्या लगेगा, लुक इनटू। आई विल लुक डैश योर फादर इन योर एब्सेंस, मैं आपकी अनुपस्थिति में आपके फादर की लुक डैश करूंगा, क्या करूंगा, देखभाल करूंगा, तो लुक आफ्टर लगेगा। वर्ब वही है, प्रीपोजिशन बदलता जा रहा है, प्रीपोजिशन बदलता जा रहा है। जैसे यू आर लुकिंग फॉर अ गुड डैश जॉब, ठीक, आप एक अच्छी नौकरी की क्या कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तब लुक के बाद क्या हो जाएगा, फॉर लग जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेजल हो गया। अब फ्रेजल 3 तरह के प्रीपोजिशन हो गए। अब इस प्रीपोजिशन के बाद और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, नाउन का आएगा। प्रीपोजिशन में क्या, इसके बाद क्या पूछा गया, नाउन, और क्या होगा, प्रोनाउन, और क्या होगा, वही एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन वगैरह वगैरह। एडजेक्टिव होगा, इसके क्वेश्चन होंगे, एडवर्ब होंगे। एडवर्ब में याद रखिएगा कि आप लोगों से इंटेंसिफायर कुछ ज्यादा ही पूछा जा रहा है। ठीक है, सीडीएस में तो भर भर के पूछा है इंटेंसिफायर, 10 क्वेश्चन था। ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच में पहचानने के लिए बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। फिर आपसे एक क्वेश्चन आया कंजंक्शन का, ठीक है, इसी में कंजंक्शन आ जाएगा। फिर मॉडल्स, कुछ मॉडल्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मॉडल वर्क मतलब शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आर, टू, ये सब लगा होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा, कुछ क्लॉजेस पूछे जा रहे हैं। ठीक, आपके एग्जाम में क्लॉजेस की पहचान के क्वेश्चन हैं। अब क्लॉज क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन कंजंक्शन, नाउन क्लॉज। क्लॉजेज में क्या पूछा जा रहा है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। आप लोगों में नाम बदल के बहुत पूछता है तो इसको रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं। ठीक, और एडवर्ब क्लॉज। ठीक, ये 3 है खास तौर से। उसमें कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज अगर पूछे तो कोई बात नहीं है, वो कर लिया जाएगा। अब इसके बाद ग्रामर का मतलब ये पार्ट 4 होगा और टॉपिक का नाम होगा वोकैब्युलरी। ठीक, आपके पेपर में ये आया। अब पार्ट 4 टॉपिक क्या है, वोकैब। वोकैब से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
ज्यादा जरूरत नहीं लिखने की, आप सीधे समझिए। सिनोनियम और सिनोनियम इन द कंटेक्स्ट। कैसा क्वेश्चन? सिनोनिम और सिनोनिम इन द कंटेक्स्ट। ठीक, दोनों में क्या फर्क पड़ रहा? सिनोनिम और सिनोनिम इन द कंटेक्स्ट, एंटोनिम और एंटोनिम इन द कंटेक्स्ट क्या मतलब है? क्या फर्क पड़ेगा अगर इन द कंटेक्स्ट नहीं लिखा जाए तो एक वर्ड दे दिया जाता है, जैसे कहीं लिखा हो लेबोरियस, ये लिखा लेबोरियस, और इसका डायरेक्ट सिनोनियम दे दिया। एक वर्ड लिखा है, बस एक वर्ड लिख के इसके 4 ऑप्शन दे दिए, सिनोनियम बताओ, तो ये तो हो गया सिनोनियम बताओ। और अगर एक सेंटेंस लिख के उसमें लेबोरियस यूज किया गया है और तब आप उसका सिनोनियम बताएंगे तो हो जाएगा सिनोनियम इन द कंटेक्स्ट। उस सेंटेंस में किस सेंस में वो आया है वो होता है सिनोनियम इन द कंटेक्स्ट। जैसे आपको एग्जांपल के लिए एक वर्ड में दिखा रहा हूं कि माय सीनियर्स try to cow me, but I didn't yell, ऐसे लिखा। तो अब ये काऊ को अंडरलाइन कर दिया, उसके बाद इसके सिनोनियम पूछा, एन एनिमल, दूसरा लिख दिया वाइफ ऑफ ऑक्स, सी तीसरा लिख दिया मदर ऑफ कॉफ, ठीक, और डी लिख दिया थ्रेटन या बुली, ठीक, ऐसे लिख दिया। तो बुली भी लिखा है। अब काऊ की मीनिंग बताओ, होगा क्या? यहां टू के बाद लगा है काऊ, तो इसकी पोजीशन क्या है? वर्ब की, नाउन तो है नहीं, वो गाय नहीं है। यहाँ जो काऊ लिखा है वो गाय नहीं है। माई सीनियर्स ट्राई टू काऊ मी, मतलब मेरे सीनियर्स ने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की। ये काऊ हो गया, डराना धमकाना मतलब क्या हुआ? बुली करने की कोशिश की। यहाँ पर एनिमल नहीं आएगा। तो कहीं पर कोई वर्ड लिखा है तो उसकी जरूरी वो मीनिंग नहीं है जो आपने बचपन से पढ़ रखी है, वहां पे ये डिफरेंशियल मीनिंग है। इसी को कहा जाता है सिनोनियम इन द कंटेक्स्ट। सिनोनियम, ये सिनोनियम नहीं पूछा, सिनोनियम इन द कंटेक्स्ट पूछा, किसी संदर्भ में उस वर्ड की क्या मीनिंग होगी। ठीक है, चलिए, सिनोनियम इन द कंटेक्स्ट हो गया, एंटोनियम इन द कंटेक्स्ट हो गया, और क्या चीजें आती हैं? ठीक है, देखिए सिनोनियम एंटोनियम के बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और स्पेलिंग पिटफॉल्स हैं। स्पेलिंग पिटफॉल्स मतलब क्या हुआ? स्पेलिंग की कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, स्पेलिंग पिटफॉल्स पूछा। और इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन हो सकते हैं। और वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज का मतलब क्या हुआ? कुछ होमोफिन्स या होमोनियम्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज का मतलब क्या हुआ? होमोफोन्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सेगमेंट है हमारा सेगमेंट 5, और यहां जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किसके हैं? नरेशन के। ठीक है, चलिए, मुझे नहीं लगता कि इसी अभी तक में आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी। जहां पर प्रॉब्लमेटिक है उसको सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। अगला है हमारा नरेशन। नरेशन ये क्या होगा? ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए पूछा जाता है। तो लगभग सारी की सारी चीजें हैं नरेशन में, कुछ छाटने बीनने का कोई मतलब नहीं है। इसमें खास तौर से कमांड एंड रिक्वेस्ट इन्होंने मेंशन कर रखा है। कमांड एंड रिक्वेस्ट मतलब कि हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। अब स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, असर्टिव से। और इन्होंने क्वेश्चन इंटरोगेटिव खास तौर से दे रखा है, क्वेश्चंस, यानी कि जो इन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेंशन कर रखा है वो कौन सा होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा जिसमें कमांड और रिक्वेस्ट है। ऑर्डर डिवाइस रिक्वेस्ट हो गया, स्टेटमेंट अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया, और क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनानी होगी। मतलब आपको ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला सेगमेंट आपका हुआ ये सेगमेंट नंबर 6, और सेगमेंट नंबर 6 में आता है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, अब ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं, क्या आप जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं वो, या सारा, या कुछ टॉपिक छांट के। तो इसमें क्या होगा, अब सारे टेंस वाइज, एक क्या हो गया टेंस वाइज, मतलब क्या हुआ अंडर ईच टेंस 8 में आएंगे। 4 टेंस की पैसिव वॉइस बदलती नहीं है, तीनों कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं होगी, और 8 टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनेगी। तो एक बात तो ये हो गई, ठीक है। और अदर कंडीशंस में कुछ दिया हुआ है, जैसे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब वही मैं फ्रेजल वर्ब की बात कर रहा हूं, किसी वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन लगा होगा तो उसकी जगह बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। कभी कभी बाय की जगह इन लग जाता है, कभी कभी बाय की जगह एट लग जाता है, विद लग जाता है, कुछ ये कंडीशंस हो गई। मॉडल ऑक्सिलरीज है, मॉडल ऑक्सिलरीज अगर मॉडल ऑक्सिलरी से लगा के बना हुआ कोई सेंटेंस है तो उसको पैसिव में बनाओगे तो क्या होगा, विल शैल कैन कुड लगा होगा तो उसमें बी लगा के थर्ड फॉर्म बना लेंगे, बस, और ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब बात है इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव का मतलब क्या हुआ, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, टू के साथ बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेंगे, कुछ और ज्यादा खास नहीं है। प्रीपोजिशन रिमेन एट इट्स प्लेस। मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या होगा, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इन्फिनेटिव मतलब क्या हुआ, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में लगी होगी, पैसिव में बनाते समय बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा लेंगे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और कुछ पार्टिसिपल, इसी में पार्टिसिपल दिया है, तो पार्टिसिपल का मतलब क्या हुआ, वर्ब की आंजी फॉर्म होगी, उसकी पैसिव वॉइस बनानी होगी, तो क्या करेंगे, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। और एक सेगमेंट बचा आपका, और 7वां सेगमेंट है, और वो है जम्बल्ड सेंटेंस का। ठीक, एक सेंटेंस है जम्बल्ड सेंटेंस का। ठीक, जम्बल्ड सेंटेंस या जम्बल्ड पैराग्राफ। जम्बल्ड सेंटेंस है, जम्बल्ड पैराग्राफ। इसमें आपको कैसे अरेंज करना है, इसका अरेंजमेंट ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक बस है, ठीक, अब ये तो ड्राइवर कंडक्टर का हो गया, ये 3 सीटर वाले हो गए, ठीक, 3 सीटर वाले, और ये पीछे पूरा यहां से यहां तक होता है, ठीक है, और यहाँ 2 सीटर वाला हो गया, ये गली हो गई बस की, 2 सीटर वाले हो गए। ठीक, तो एक सीट कहां पे, एक सीट यहाँ पे खाली हुई। ठीक, एक बस में हस्बैंड वाइफ चढ़े, ठीक, हस्बैंड वाइफ चढ़े तो एक सीट यहाँ पे खाली थी, एक ही सीट खाली हुई, बाकी बस भरी हुई थी। तो पता, आप बताइए उस सीट पर कौन बैठेगा, हस्बैंड वाइफ दोनों है, और यहाँ एक सीट खाली हुई, तो इस सीट पर बैठेगा कौन, उनकी वाइफ बैठेगी। ठीक, पहले उन्हीं को बैठाएंगे ना कि खुद बैठेंगे, कैसा भी हस्बैंड है पहले वाइफ को बैठाएगा। ठीक, उसके बाद एक सीट यहाँ खाली हुई, कुछ देर बाद एक स्टेशन, एक अगले चौराहे पे जाके यहाँ खाली हुई, तो यहाँ कौन बैठा गया, यहाँ हस्बैंड बैठ गया, यहाँ वाइफ बैठ गई। अब इसमें प्रॉब्लम किसको होती है पता है, इसमें प्रॉब्लम होती है कंडक्टर को। ये कंडक्टर का काम है कि मतलब किसकी वाइफ कौन, किसका हस्बैंड कौन। ठीक, अब इस बताइए इनका टिकट कौन देगा, ये देंगे ना। तो अब जिसे इनके बगल में मान लीजिए कोई लड़की बैठी हो, या इनके बगल में कोई औरत बैठी हो, तो ये तो इनकी वाइफ हो नहीं जाएगी। या इनके बगल में कोई पुरुष बैठा हुआ तो वो तो उनका हस्बैंड हो नहीं जाएगा। तो ऐसे ही जम्बल्ड में आता है। ठीक है, जम्बल्ड में हस्बैंड वाइफ बच्चे सब अलग अलग बैठा दिए जाते हैं। आपको परिवार ढूंढना होगा, कौन किसकी वाइफ है, कौन किसके बच्चे हैं, कौन किसके साथ बैठेंगे, कौन किसके साथ बैठेंगे। जब वो बैठा लेंगे आप, तो आपका पैराजम्बल्ड सेट हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी कहानी होती है पैराजम्बल्ड की, क्वेश्चन पक्के हैं। ठीक, तो ये था आपका XY ग्रुप का सिलेबस, और कहां से क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये था उसका डिस्कशन। फिर मिलेंगे हम लोग बैच में रेगुलर क्लासेस के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो वी विल मीट यू नेक्स्ट इन द क्लास। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।